प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आज मैं बैठी और आधा घंटा कराओ फिर इधर निकल गई उधर कर फिर पढ़ने लगी। प्रैक्टिस मतलब उस टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करो, बिना प्लान बी के यूपीएससी एग्जाम की तरफ नहीं पढ़ना चाहिए। बट एक जमाना था जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, जी। ठीक है, सिर्फ नेशनल टीवी। तो मैं उससे एसोसिएटेड थी, मैं एंकर थी, होस्ट थी, न्यूज़ पढ़ती थी। मैंने दूरदर्शन के कई सीरियल्स और नाटकों में एक्ट भी किया। क्यों हर कल्चर में, हर रिलीजन में अमरत्व को इतना अमर होना हम लोग क्या आशीर्वाद है ना, जुग जुग जियो। जी। तो क्यों, तो अगर एक्चुअली इंसान को अमृतत्व मिल गया तो एक्चुअली लाइफ कैसी हो जाए। यू कैन डू एनीथिंग इफ यू फिक्स योर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम को फिक्स करना, अपने स्वाभिमान को जागृत करना, कोई पैदाइशी स्वाभिमानी नहीं होता है। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है गुनगुन खासपुरिया। स्वागत है आप सभी का खास बुक पॉडकास्ट में। आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है साधना शंकर मैडम। शी हैज सर्व्ड more than 35 years in IRS, that is Indian Revenue Service, and now she is a member of National Consumer Dispute Redressal Commission. She is like a judge in consumer court. तो थोड़ा सा नर्वस बट टू मच एक्साइटेड बिकॉज मैडम आज खास बुक पॉडकास्ट की फर्स्ट लेडी ऑफिसर हैं। मैम को लिखना बहुत पसंद है, शी लव्स राइटिंग। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आज भी उनके नेशनल न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं। और आज का जो पॉडकास्ट है स्पेशली उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। So without wasting any time, let's move to podcast. Enjoy the legendary piece of Khasbu podcast. So, नमस्ते मैम। हेलो हेलो गुनगुन। तो ऑडियंस, अगर मैं आप सबको मिलवाना चाहती हूँ साधना शंकर मैडम से, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अपने 35 ईयर्स से ज़्यादा उन्होंने सर्व किया है। एंड मैं बहुत ही ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि आज मैम के साथ मैं पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ। तो मैं आप सबकी तरफ से मैम का वेलकम करती हूँ खासबुक पॉडकास्ट में। थैंक यू गुनगुन, और मैं भी बहुत खुश हूँ दैट आई एम पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट ऑफ खास बुक टुडे। मैं काफी दिन से, जब से आपसे बातचीत चल रही थी, इंतजार कर रही थी इस जी। पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रेज़ करना चाहती हूँ कि आप आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। आई थिंक वो म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट है, जी मैम, आप बहुत क्यूट लग रहे हो एंड बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू सो मच, जी थैंक यू। मैम। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हुआ, तो मतलब हर पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि उनका बच्चा यूपीएससी का प्रिपरेशन करे। तो जब इस चीज़ में सिलेक्शन हुआ तो कैसा रिएक्शन रहा आपका एंड आपके पेरेंट्स का? माय गॉड गुनगुन, मैं क्वालिफाई करी थी आज से 35 साल पहले, तो बहुत समय गुजर गया। मैं 1987 बैच की अफसर रही हूँ आईआरएस की। जी। और जो मुझे सच में 35 ईयर्स, जब तुम मेरी उम्र पे पहुंचोगी रियलाइज कि बहुत लंबा अरसा होता है। मुझे इतना याद नहीं है। मुझे ये याद है कि हमारे टाइम में न तो व्हाट्सएप था, न कंप्यूटर था, न कुछ था। फोन पे एक लहर दौड़ी की रिजल्ट निकल आया, रिजल्ट निकल आया, फाइनल रिजल्ट की बात कर रही हूँ मैं। और लकीली मैं दिल्ली में रहती थी उस वक्त, मैं पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी, लॉ कर रही थी। तो हम सब वहाँ से हॉस्टल से दौड़ के, आई स्टिल रिमेम्बर, शाम थी, यूपीएससी बिल्डिंग पहुंचे धौलपुर हाउस पे। और वहाँ घुसे और एक कोने में वो एक लिस्ट लगी हुई थी जिसपे एक बड़ी मध्यम सी लाइट थी और बड़ी भीड़ थी। बट समहाउ उसमें जाके जब अपना नाम मैंने देखा, मैं तब उस जमाने में 154th आई थी। मतलब अभी भी मुझे याद है कि मुझे उसमें बहुत अंदरूनी खुशी हुई थी। मतलब एक तरीके का कि आई एक्चुअली मैनेज टू डू इट। वो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। एंड ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे। उसके बाद सर्विस चॉइस के लेके एक दूसरा स्ट्रगल शुरू हुआ मेरे पेरेंट्स के साथ, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट
मेरे पेरेंट्स के लिए आई थिंक अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, बट मेरे पेरेंट्स के लिए आई थिंक वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि मेरी मदर एक होम मेकर थी, मेरे फादर रेलवेज में थे, तो हम एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे। एंड मेरी मदर ने हम लोग सिर्फ 2 बहनें थे, तो मेरी मदर ने हम लोगों को हमेशा कहा कि तुम दोनों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और उसी तरह से उन्होंने हमें बड़ा किया। जैसे घरों में ना बच्चों को बड़ा करते हैं, लड़कियों को बड़ा करते हैं कि आपको घर का काम आना चाहिए, शादी ना, उन्होंने हमेशा हमको ऐसे बड़ा किया कि कुछ करो लेकिन अपने पैरों पे खड़े हो। सो आई थिंक मेरी माँ के लिए तो एक बहुत बड़ी बड़ी चीज थी कि उनकी एक तरह से उनका एक सपना पूरा हुआ। सो यस, और मेरे लिए तो खैर मेरा करियर ही था वो, तो मैं बहुत खुश हुई थी, ये मुझे याद है। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। दैट्स तो इट। मैम जैसे हर पेरेंट्स में या हर फैमिली में कुछ टाइम तो कुछ ज्यादा होता था, सिर्फ लड़कियां हैं, और आपको कभी ऐसा लगा कि हमारा भाई नहीं है तो हम इस चीज को कर नहीं पा रहे हैं, या हम कहीं पे डिपेंडेंट हैं, ऐसा कुछ आपको कभी कुछ टाइम हुआ? अब मैं सच बताऊं गुनगुन, तो मेरी बहन, हम 2 बहनें, मैंने कहा ना मेरी बहन मुझसे 5 साल बड़ी है, और हम लोग वो भी अभी दिल्ली में सेटल हैं, और हम लोग जब मिलते हैं तो हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि एक्चुअली हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोग सिर्फ 2 बहनें हैं और कोई भाई नहीं है। यू you नो know? हम लोगों का मतलब कभी जिंदगी में ना तो हमारे पेरेंट्स ने ये एहसास दिलाया कि घर में लड़का नहीं है, जैसे नॉर्मल होता है। तो अब जब मैं सोचती हूँ, जब हम बड़े हो रहे थे तो हम लोग को कभी इस बात का एहसास ही नहीं था, और अब जब मैं समझी और मैं बड़ी हुई और मैं अगल बगल लोगों को देखा, तो मुझे लेटर ऑन समझ में आया कि मेरे पेरेंट्स बहुत अहेड ऑफ देयर टाइम्स थे इन दैट सेंस, कि वो बिल्कुल उन्होंने कभी वो एहसास नहीं होने दिया, और हम दोनों बहनों ने मिलकर अपने पेरेंट्स की एंड तक देखभाल की। एंड आई थिंक उसमें जो मेरी मदर ने कहा था कि यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आप अपने पैरों पे खड़े हो, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप अगर अपने स्वावलंबी हैं, अपनी कमाई पे हैं, तो आप जो करना चाहते हैं, चाहे अपने परिवार के लिए, अपने लिए, वो उसमें फिर किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता ना। हम दोनों के स्पाउसेस बहुत अच्छे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं हम दोनों की बात कर रही हूँ। एंड हम लोगों को कभी नहीं लगा, हमारे फादर की डेथ हुई, हम लोगों ने प्रॉपर्टी बड़े प्यार से आपस में बांट ली, कभी कोई किसी तरह का वो नहीं रहा। नो, आई कैन से विद एब्सोल्यूट दिस थिंग कि कभी भाई की कोई कमी वमी नहीं महसूस है हम लोग, मतलब हम लोग। इट मीन्स मतलब आप दोनों बहुत ही सफिशिएंट हैं। बिल्कुल, 2 महीने बहुत आपस में, एंड हम लोगों ने पेरेंट्स एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया है, अभी भी करते हैं, करियर में, वर्क में, पर्सनल लाइफ में, सब में, सो आई थिंक ये जो सोचना मेरे मन में कि भाई एक भाई होना जरूरी है या समथिंग, ये ये अब इतना मतलब मायने नहीं रखता है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि चाहे भाई बहन हो, चाहे बहन बहन हो, चाहे भाई भाई हो, उनमें रिश्ता कैसा है, वो किस तरह से उन्होंने अपना रिश्ता बनाया और उसको इवॉल्व किया है। आई थिंक आज के दिन में ये ज्यादा जरूरी है। भाई बहनों में रिश्ता बेटर होना चाहिए, तब बहुत अच्छा निकलता है, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे जो भी हो, सफर बहुत अच्छा करता है। जी बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आज अगर हम स्टूडेंट्स को गाइड करें, तो अगर इस सर्विस में ज्वाइन करना है तो उनको किस टाइप का प्रिपरेशन करना चाहिए? हालांकि अभी आपको बहुत टाइम हो गया, तो आपको ऑब्वियसली बुक्स वगैरह तो खुद ही याद, बट एक अगर हम नॉर्मल गाइडेंस दे बच्चों को तो क्या कैसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल तुमने सही कहा, मैंने पहले ही कह दिया ना, 35 साल हो गए। सो मतलब जब तुम कह रहे हो इस सर्विस, मतलब तुम्हारा यूपीएससी के एग्जाम से मतलब है ना? यस। मेरा यूपीएससी एग्जाम से थोड़ा सा वास्ता अभी पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी ने एग्जाम दिया, वो 2019 में क्वालिफाई करी, वो आजकल फॉरेन सर्विस में है और पेरिस में पोस्टेड है, 2019 बैच की ऑफिसर है वो, एंड उसने 4 साल वो इम्तिहान दिया। सो उस तरह से थोड़ा रिसेंट एक्सपीरियंस है मुझे इस एग्जाम का। बुक्स मैं नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मैं डे टू डे उसकी पढ़ाई, लेकिन मैं जो मोटा मोटी 2-3 चीजें कहूंगी।
जो एस्पिरेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स हैं, तुमने कहा कि पेरेंट्स देखते हैं। पहली बात, आप अगर यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं तो अपने ग्रेजुएशन के शुरुआत से ना एक अखबार पढ़ने लगी, पहली चीज। एंड आप जिस मीडियम में, आज तो यूपीएससी का एग्जाम आप किसी भी मीडियम में दे सकते हैं ना, हिंदी है, गुजराती है, जो भी अपनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, आप जिस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं उसका एक अखबार रोज पढ़िए। एंड अखबार पढ़ना डजंट मीन आपने हेडलाइन देखी और आपने फिल्म वाला पेज देखा या आप स्पोर्ट्स पेज देख के निकल गए। बच्चे यही करते हैं मैडम। हाँ, नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ, तो मतलब एक नेशनल न्यूज़पेपर, नॉट लोकल, नॉट जो उसी शहर का न्यूज़पेपर, नेशनल लेवल का, जिस भी भाषा में आपको इम्तहान देना है। ग्रेजुएशन से आप पढ़ने की आदत बनाइए, धीरे धीरे एडिटोरियल्स पढ़िए, धीरे धीरे पूरा अखबार, जैसे जैसे आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, अपना दिन का एक 45 मिनट आधा घंटा अखबार को देना शुरू करिए। क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम है, इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले अगर आप तय कर रहे हो कि मैं एग्जाम देने से, सिलेबस देखिए, देन यू रियलाइज कि कितना वास्ट सिलेबस है। ओके, तो उस और आजकल क्या है, प्रीलिम्स, मेंस में 4 जनरल स्टडीज के पेपर हैं, जनरल नॉलेज के, एक ऐसे का है और दो आपके ऑप्शनल हैं। ठीक है, तो 4 जनरल स्टडीज के पेपर, मतलब आपको उतनी नॉलेज का एक बेस होना चाहिए। न्यूज़पेपर सिंपलेस्ट चीज है, उसको पढ़ने से, आपने अगर उस एग्जाम से 3-4 साल पहले रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ लिया ना, तो आपकी एक क्या हो रहा है दुनिया में, देश में, स्पोर्ट्स में, इधर एक तरह का बेस ऑफ नॉलेज बन जाता है। बाय द टाइम आप इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बैठते हैं या शुरुआत करते हैं। और एग्जाम का जहाँ तक सवाल है, प्रीलिम्स का जो मुझे पता है, जो हमारे टाइम में भी था और अभी भी है, प्रीलिम्स में जो जनरल स्टडीज का पेपर है, उसका लेवल होता है अप टू क्लास 12। सो चाहे वो हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, एनवायरनमेंट हो, सो क्लास 12 तक की नॉलेज इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। जनरल स्टडीज तो आपका इज एब्सोल्युटली राइट, बट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, लेवल ऑफ नॉलेज जो होती है ना, कि भाई कहाँ तक की फिजिक्स आपको आनी चाहिए, कहाँ तक की बायोलॉजी आपको आनी चाहिए, वो क्लास 12 तक की आनी चाहिए आपको प्रीलिम्स के लिए। मेंस में आजकल क्या चैलेंज है कि आपके पास समय भी टाइम बाउंड होता है ना, आपके पास 2 घंटे हैं पेपर लिए, प्लस शब्दावली या वर्ड लिमिट है। सो जैसे जब हमारा टाइम था, तो हम लोगों के टाइम में जब हम लिखते थे, तो जितनी आपने क्या कहते हैं उसको, कंटिन्यूएशन शीट, एग्जाम में ना आपकी मेन शीट खत्म हो गई तो आप एक कंटिन्यूएशन, जितनी आपने ज्यादा बना ली, यू हैव डन वेल। बट नाउ द एग्जाम इज सच कि आपके पास जो आंसर शीट आती है, उसमें स्पेस ही उतनी होती है, हर क्वेश्चन की एक वर्ड लिमिट होती है, 250 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, जो मैं मेंस की बात कर रही हूँ। सो आपको इस एग्जाम के लिए, जो मैंने अपनी बेटी के प्रिपरेशन के दौरान देखा, 4 अटेम्प्ट्स में देखा, मैं थोड़ा सा, अगर तुम मुझे अलाउ करोगी तो इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में बात करूंगी, बट पहले प्रिपरेशन की बात कर ले, कि प्रैक्टिस विद अ बिग पी इन कैपिटल लेटर्स, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो। मुझे याद है अपने लास्ट अटेम्प्ट में मेरी बेटी रोज, मेंस की मैं बात की, रोज 9 से 11 रात में टाइम करके अपना एक एक पेपर लिखती थी, चाहे वो सब्जेक्ट का हो, चाहे जीएस 1 2 3 4 का हो, मतलब उसको जैसे कि वो एग्जाम हॉल में बैठी है, ताकि आपके माइंड को वो ट्रेनिंग हो कि भाई मेरे पास इतना समय और इतने शब्द हैं, तो जितना मुझे, आपको बहुत कुछ आ सकता है, एक सब्जेक्ट है, सपोजिंग पंचायती राज पे आपको लिखना है, मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रही हूँ, आपको पूरी हिस्ट्री पता हो, आपको सारे लॉज पता हो, सारा पता हो, बट उसको डिस्टिल करके उतने शब्दों में, उतने समय में लिखना एक ट्रेनिंग होती है माइंड की। सो यूपीएससी प्रिपरेशन टुडे, हमारे टाइम में इट वाज मोर ऑफ नॉलेज गैदरिंग, जितनी आपको नॉलेज आ जाए बेटर है। आज की तारीख में इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। प्रीलिम्स में जितने आप उठा के क्वेश्चन पेपर्स, अब
प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आज मैं बैठी और आधा घंटा कराओ फिर इधर निकल गई उधर कर फिर पढ़ने लगी। प्रैक्टिस मतलब उस टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके माइंड को वैसे ट्रेन होना है। एंड प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अब तो, पहले हमारे टाइम में नहीं थी कि आपने गलत आंसर दिया तो आपकी मार्किंग नेगेटिव हो जाती है। सो आपको माइंड को वैसे भी ट्रेन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप एजुकेटेड गैस देते हो ना, प्रीलिम्स तो मल्टीपल चॉइस होता है। तो आप सोच, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला एजुकेटेड गैस शायद सही निकल जाए, तो मैं टिक करूं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दूं, एटलीस्ट मार्क्स लूज ना करूं। तो ये भी एसेस करना आपको प्रैक्टिस से आता है। तो अभी जो करंट ट्रेंड है यूपीएससी, पढ़ाई एक तरफ, प्रैक्टिस इज द mainstay of this exam to train your mind to be able to write it in that manner. So आपको मतलब एक ऑप्शन चूज करना होता है। प्रीलिम्स में तो ऑप्शन रहता नहीं, हमारे टाइम में तो रहता था। तो ये एग्जाम जो है, आई वुड से इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, a lot of study, lot of hard work. अगर कोई आप वो वीडियोस देखते हैं ना आजकल, बच्चे जो क्लियर कर जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मैं तो 1 महीने पढ़ा और आगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता यूपीएससी एग्जाम। जो निकला है उसने एटलीस्ट अपनी जिंदगी का 1 साल दिया है इस एग्जाम को, solely wholly preparing for this exam. Okay, so it's a lot of hard work, it's a lot of patience, it's a lot of determination. अब होता क्या है, मैं आपको अपनी बेटी की ट्रैजेक्टरी बताती हूँ। पहली बार प्रीलिम्स में नहीं आई, ठीक है, सेकेंड टाइम सीधा इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन लिस्ट में कहीं नहीं आई। ओके, और थर्ड टाइम प्रीलिम्स में नहीं आई, फोर्थ टाइम जाके 11th आई ऑल इंडिया। तो अब आप सोचो, आप बच्चे हो और मैं पेरेंट हूँ, तो मेरा बच्चा तो पहली बार ऐसे नीचे गिरा, फिर जब वो इंटरव्यू तक पहुंच गया तो यहाँ तक पहुंचा, इंटरव्यू में कहीं नहीं पहुंचा तो बिल्कुल नीचे पहुंच गया। सो आप देखो कि बच्चे और पेरेंट्स दोनों की जो इंटरनल मेंटल मेकअप है उसमें इतना अप डाउन होता है इस एग्जाम में। सो इसके लिए दोनों को बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, पेरेंट्स को भी मतलब चाहिए, स्पेशली अगर आपकी बेटी है तो आपको मैंने देखा है थोड़ा जेंडर डिफरेंस होता है लड़कियों और लड़कों में एग्जाम के मामले में। लड़कियां थोड़ी ज्यादा नर्वस होती हैं, थोड़ी ज्यादा उनके स्टेक्स हायर होते हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ मे बी दैट्स द ओनली ऑप्शन दैट दे हैव। आज वो लड़का तो बिजनेस में भी जो है कुछ होता है, बट कुछ हल्का डिफरेंस है। बट ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए कि जो बॉयज एग्जाम देते हैं उनके पेरेंट्स नहीं लगे रहते हैं। तो ये दोनों की मेहनत है, बच्चों की तो निहायत मेहनत है, लेकिन पेरेंट्स की भी। मैं इसलिए बार बार पेरेंट्स की बात कर रही हूँ क्योंकि लोग इसके बारे में बात नहीं करते, बहुत टफ होता है पेरेंट्स के लिए भी। आपने तो मैम एक्सपीरियंस किया एज ए पेरेंट। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये एंड कोई सर्टेनिटी नहीं है कि मैं कोई बच्चा सोचे कि मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैंने हमेशा टॉप किया है और मैं आई हैव वर्क वेरी हार्ड एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक इट। देयर इज नो सर्टेनिटी इन दिस एग्जाम। कोई चीज, कोई कोचिंग, कोई किताब, कोई मेहनत आपको नहीं इंश्योर कर सकती। इट्स रियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स कि आप निकल जाए या ना निकले, बट बहुत मेहनत मांगता है। एंड अनसर्टनिटी से डील करना और ऊपर नीचे से डील करना भी आपको सिखाता है और सीखना पड़ता है इन अ सेंस। अच्छा मैम, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो मतलब हर साल ये चीज का एग्जाम देते हैं, तो सोच क्या, बट उसके साथ साथ वो अपना रिसोर्सेज, अपना टाइम सब उसी पे ही लगा देते हैं। तो इसके लिए कोई प्लान भी होना चाहिए, और क्या हमको कोई एक टाइम पीरियड फिक्स करना चाहिए कि लिमिट हो गया, ठीक है, अदरवाइज आई हैव टू शिफ्ट, कि मुझे अब ये छोड़ के मुझे नेक्स्ट अपने करियर के बारे में कुछ और सोचना चाहिए। मतलब यू हैव सेड इट इन योर फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर क्वेश्चन गुंजन, गुनगुन सॉरी, कि बिना प्लान बी के यूपीएससी एग्जाम की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं, मतलब आप रियली चाहते हैं और आप इतनी मेहनत और अपना समय देना चाहते हैं मतलब इस एग्जाम को, और डिटर्मिन्ड हैं थोड़े बहुत,
तो आप मैक्सिमम इस एग्जाम को 2 साल दीजिए एक्सक्लूसिव। ओके, 2 अटेम्प्ट्स, बेसिकली व्हाट आई मीन इज 2 अटेम्प्ट्स, कि भाई मैं चलो 2 अटेम्प्ट एक साथ वन आफ्टर द अदर दे दूंगा या दे दूंगी बिना कुछ और किए। लेकिन भगवान ना करे आप नहीं आते हैं सेकेंड अटेम्प्ट तक, तब आपको जो भी आपको जॉब मार्केट एंटर करना है। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके पास 6 अटेम्प्ट्स हैं आज की तारीख में, ठीक है। तो आपने सपोजिंग 22 या 23 पे एग्जाम देना शुरू किया, अभी ग्रेजुएशन होते होते 21-22 तो हो ही जाता है, आदमी फिर पढ़ता है 22-23 में देना एग्जाम। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बाय द टाइम आप 29-30 हैं, आपने कुछ नहीं किया है लाइफ में। सपोजिंग आप नहीं क्वालिफाई, मैं आपको अनगिनत बच्चे बता सकती हूँ जो 6 बार देते हैं और नहीं क्वालिफाई करते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप, मैं इसके थोड़े स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगी ताकि बच्चों को समझ में आए क्या है। करीब 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 10 लाख, ओके। उसमें से 10,000, 10 लाख में से 10,000, सोचो आप क्या छटाई हुई। 10,000 क्लियर द प्रीलिम्स, ओके। और उन 10,000 में से करीब, मोटा मोटी बोल रही हूँ मैं, 2,000 मेंस को क्वालिफाई करते। सो 10 लाख जो शुरू हुए वो 2,000 हो गए मेंस तक आते आते। और फाइनल लिस्ट नॉर्मली 800,000 से ज्यादा की नहीं होती है, मतलब जो इनटेक होता है ऑल सर्विसेज, मतलब नॉट एनी वन सर्विस, ऑल ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विस। So 10 lakhs में से only about 1,000 children make it every year. और आपने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स में नहीं आया, आपका अटेम्प्ट खत्म गया, मतलब ना, मतलब आपने फॉर्म रखा एग्जाम हॉल में और प्रीलिम्स के पेपर में बैठे, आपका अटेम्प्ट गया। सो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो 6-6 साल देके नहीं निकल पाते। तो आप 29-30 तक इफ यू आर आउट ऑफ द जॉब मार्केट, हाउ विल यू एवर एंटर इट? कोई भी एम्प्लॉयर हो, मैं एम्प्लॉयर में कहूँ यार 30 साल तक आप क्या कर रहे थे? Appearing for the UPSC, being a UPSC aspirant is no qualification, it's no job experience, it's no work experience, it's no qualification. So मेरा ये मानना है कि भाई एक प्लान भी आपको रखना चाहिए, चाहे आप दूसरा जॉब करिए, चाहे आप लॉयर हैं तो लॉ की प्रैक्टिस शुरू करिए, डॉक्टर हैं तो अपनी डॉक्टरी शुरू करिए, बिजनेस में है आपकी फैमिली तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 2 के बाद कभी एग्जाम मत दो, नहीं, आप दीजिए, लेकिन कुछ अपना प्लान भी उसके साथ रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी को मैंने तो फिर सेकेंड ईयर के बाद ज्वाइन करा दिया, मतलब शी ज्वाइन प्राइस वाटर हाउस एज अ एम्प्लॉई। और फिर जब प्रीलिम्स क्लियर कर लेती थी तब वो अनपेड लीव पे चली जाती थी और पढ़ती थी मेंस के, लेकिन जॉबलेस नहीं बैठी वो बाकी 2 अटेम्प्ट्स में। एंड आई थिंक उसका एक और भी फायदा होता है गुनगुन, कि जब आप सिर्फ ये एग्जाम दे रहे हो ना तो आपको इतना डेस्परेशन होता है कि 2 अटेम्प्ट हो गए, और ये एग्जाम 3rd या 4th अटेम्प्ट तक आते आते आपको थोड़े इत्मीनान से देना है, क्योंकि आपकी नॉलेज लेवल काफी हो गई। आपको ये ढूंढना है आप कहाँ गलत हो, आप कहाँ नहीं, वेयर आर यू नॉट बीइंग राइट, वेयर आर यू गेटिंग पुल्ड डाउन। आपके रिटन में मार्क्स कम आ रहे हैं, इंटरव्यू में जो भी है, तो थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस देता है आपको आपका जॉब। आई सेड जैसा आपने कहा कि प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप ओ जैसे एग्जाम प्रिपरेशन। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना 2 years you can give, जी because if you really wanted 2 years you give, but उसके बाद must join, must do something along with it. सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम एंडलेसली नहीं देना है बिना कुछ और किए, ये मेरा मानना है। ये मैंने जितने बच्चे, मैं यहाँ भी दिल्ली में भी काफी बोलती रहती हूँ, एड्रेस करती रहती हूँ, और तो मैंने ये देखा, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ प्लान बी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। Madam, I also wanted to know first day as an IRS officer, क्या feel थी and what was the first task you were given? मतलब तुम ट्रेनिंग की बात कर रहे हो ना, जी जी यूपीएससी व्हेन यू एग्जाम में ज्वाइन तो 2 साल तो आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक जी है। हर सर्विस की 2 साल ट्रेनिंग होती है, तो 3 महीने 3.5 महीने मसूरी में होती है विद ऑल सर्विसेज, मतलब जी आईएएस आईएफएस आईपीएस आईआरएस सब साथ ट्रेन करते हैं, फिर आप अपनी अपनी एकेडमी में चले जाते हैं। तो हमारी एकेडमी आईआरएस की नागपुर में है, डायरेक्ट टैक्स एकेडमी।
तो मेरी पहली पोस्टिंग दिल्ली में थी, तो मैं दिल्ली आई थी। सो मुझे फ्रैंकली अपना फर्स्ट दिन अब ऐसे याद नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि ये था या वो था, बट मुझे ये याद है, मतलब जो मुझे अपने पहले पोस्टिंग के दिनों का याद है कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट हुई दिल्ली में, एक असेसमेंट चार्ज में। इनकम टैक्स में काम होता है इनकम रिटर्न्स के बेस पे इनकम असेस करना। And I used to share my room with the promoting officer. Huh? I still remember his name. He was an elderly Sardar Ji. Huh? His name was Iqbal Singh. वो ITO थे, हम लोग रूम शेयर करते थे। जी। सो मैंने ये सीखा कि जब आप शुरू में ज्वाइन करते हैं, चाहे कितनी भी बढ़िया ट्रेनिंग हुई हो आपकी, जो प्रैक्टिकल काम होता है ना, वो ट्रेनिंग से बहुत फर्क होता है। इन द सेंस ट्रेनिंग आपको सिर्फ नॉलेज देती है, लेकिन वर्क तो आपको डे टू डे 10 और चीजें हैंडल करनी होती है ना, कि ये कंप्लेन ये आया, वो एप्लीकेशन आई है, मतलब जो एक्चुअल वर्क होता है बहुत फर्क होता है। तो जितना मैंने पूछ के इकबाल सिंह से सीखा या अपने स्टाफ से सीखा, मेरा जो इंस्पेक्टर था, मेरा जो टीए था, और मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं आईआरएस हूँ, मैं ऑफिसर हूँ इनकी, तो मैं इनसे पूछ नहीं सकती हूँ। वो मैं आज तक मेंटेन करती हूँ। कभी किसी को कुछ नहीं, सब कुछ नहीं पता होता है, जो भी आपकी पोजीशन हो। तो आपके आसपास जो लोग पहले से काम कर रहे हो, चाहे वो आपके सबॉर्डिनेट भी हो, उनसे पूछने में, गाइडेंस लेने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, तो जितना मैंने उस वक्त अपने कॉलीग और अपने स्टाफ से सीखा, उतना मैंने ट्रेनिंग में नहीं सीखा। वो मतलब फ्रॉम उस जमाने में कंप्यूटर वगैरह तो नहीं थे, तो हम लोग सारे रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे। डिमांड जब टैक्स रेज हुआ, कितना पैसा आया, सब हैंड से होता था। बैंक्स में भी कैसे वो रजिस्टर लिखा जाता है, क्या एक एक चीज मैंने इकबाल सिंह जी से और अपने स्टाफ से के सपोर्ट से सीखी। एक आईआरएस का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है इन ऑफिस, अगर हम बात करते हैं? देखो, इन आईआरएस जो है एक सेंट्रल सर्विस है, जी। और वी एडमिनिस्टर डायरेक्ट टैक्सेस। जी। हर सेंट्रल सर्विस जो है ना, जैसे कस्टम्स है तो वो कस्टम्स और जीएसटी को एडमिनिस्टर करते हैं, रेलवेज है तो रेलवे एक्ट एडमिनिस्टर करते हैं। तो हर सर्विस का एक एक्ट, एक रोल होता है। वो जो सेंट्रल एक्ट है वो हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। तो बेसिक काम हमारा है असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। बेसिक काम कि डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, not GST, not something else, direct taxes. Okay? So, as an IRS officer, your whole career is about generating revenue for the government through direct taxation. ये आपका, तो इसमें प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, फॉर्म्स हैं, आपको पता ही है। पैन कार्ड है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, तो आप लोग सब जो रिटर्न फाइल करते हैं वो स्क्रूटनाइज होते हैं, वो देखे जाते हैं, सही है नहीं सही है वो एक्सेप्ट हो जाता है। जो थोड़ा बहुत जिसमें क्वेश्चन पूछना होता है, फिर उसका असेसमेंट होता है, फिर डिमांड रेज होती है, उसके बाद वो डिमांड कलेक्ट करनी होती है। अच्छा, तो अगर हम बात करें तो आपका मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट क्या था जब आप जॉब करते थे उस टाइम का? मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, लेट मी ट्राई एंड थिंक। आपके एक्चुअली कॉलीग्स के साथ? कॉलीग्स के साथ कि जॉब में, मतलब कॉलीग्स के साथ तो इट्स ऑल वेरी, मतलब आपको कॉलीग्स बैचमेट्स होते हैं सर्विस में, वो आपका तो एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होता है। वर्क में मेमोरेबल होता है आपका जो काम होता है, वो मेमोरेबल होता है, जी। इन द सेंस कि आपने कुछ जो अच्छा किया या जो आपने इंजॉय किया, वो मेमोरेबल होता है वर्क में। So work में memorable in the sense, the time that I enjoyed my work a lot, I have enjoyed my entire career, was जब मैं डेपुटेशन पे थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, जी। और मैं पोलियो का कम्युनिकेशन हैंडल करती थी। सो आपको याद होगा सारा वो जो आता था ना, एक बूंद जिंदगी का, जी। सुरक्षा चक्र टूटा, जी। अगर जी। कोई बच्चा छूटा, और अमिताभ बच्चन भी लाया गया था। मैं एक बात कर रही हूँ 90s की, जी। लेट 90s की। सो मैंने वो 4 साल कम्युनिकेशन कैंपेन हैंडल किया था पोलियो का, एज डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ।
सो मेरे मतलब मुझसे जब भी कोई पूछता है तो एक इन टर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ वर्क एंड डूइंग समथिंग जिसमें आपको लगे ना कि आप डायरेक्टली कुछ कंट्रीब्यूट करें, बिल्कुल वो मुझे एंड वो जो पूरी एक्सपीरियंस थी उसमें, जो इंटरेक्शंस थे उसमें, जो एक्सपेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स थे पोलियो में, मतलब पोलियो वाज मल्टी स्टेक होल्डर प्रोग्राम। उसमें रोटेरियंस भी थे, यूएन एजेंसीज भी थी, गवर्नमेंट भी थे, प्राइवेट डॉक्टर्स भी थे, सब थे। तो इट वाज अ फैसिनेटिंग एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड मतलब दैट इज समथिंग आई विल रिमेंबर। आप आज भी वो दिन को याद करते हैं जब आप मतलब सुबह जाते थे, शाम को आते थे जॉब करके। तो आज आप आज भी याद करते हो अपने जॉब टाइम? मैं तो अभी भी जॉब में हूँ गुनगुन। मैं तो फुल मतलब टाइम जॉब में हूँ। मैं मेंबर हूँ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की, दिल्ली में। ओके। मुझे पोस्ट रिटायरमेंट ये 4 ईयर का असाइनमेंट मिला है गवर्नमेंट से। जी। सो मैं तो फुल टाइम जॉब में हूँ। मैं तो सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ। मेरा तो जॉब अभी खत्म ही नहीं हुआ है, यू नो। बट समवेयर इट इज रिटन दैट यू आर रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर। Yes, I have retired from the यस, IRS, आईआरएस, but बट I देन am यू now जॉइन। member of the National Consumer Dispute Redressal जी। Commission. I am like a judge on the consumer ओके। court. ओके। So, yes, I'm retired from the IRS, but I'm आईआरएस। full time working today. So मैं भी उस तरह से नहीं रिटायर हुई हूँ, कि मैं घर बैठ के अपने मुझे घर, मतलब मैं सुबह से शाम, शाम तक 2:30-3 बजे तक कोर्ट में बैठते हैं, उसके बाद ओके। अपने डिसीजन लिखते हैं। तो फुल टाइम वर्क में हूँ, सो आई डोंट हैव द टाइम टू रिमेम्बर जी। कि मैं अभी रिटायर नहीं हुई उस ओके। तरीके से ना, जी। काम से रिटायर हो गई, सर्विस से जस्ट रिटायर हो गई। आईआरएस। ओके। गॉट Yes, गॉट yes. गॉट। तो So I'm मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगी कि मैम ने बुक्स भी लिखी हैं बहुत सारी। तो मैम, वो बुक्स लिखने का शौक आपको बचपन से ही था? नहीं, नहीं, नहीं। मैं एक्चुअली मैं बचपन, मतलब यंगर डेज से मैं मीडिया में दूर एक ज़माना था, तुम तो अब मच यंगर हो, बट एक ज़माना था जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, जी। ठीक है? सिर्फ नेशनल टीवी। तो मैं उससे एसोसिएटेड थी, मैं एंकर थी, होस्ट थी, न्यूज़ पढ़ती थी। मैंने दूरदर्शन के कई सीरियल्स और नाटकों में एक्ट भी किया। तो मैं पढ़ाई के दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान ये सब करती रहती थी, शौकिया, हॉबी। दिस वाज नॉट फुल टाइम, ये हॉबी थी मेरी। फिर मैं 87 में नौकरी में आई। ओके, तो मैंने देखा कि जब फुल टाइम जॉब आप करते हैं सच एन इम्पोर्टेंट पोजीशन पे, तो आपके पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, बिकॉज मीडिया एंड ऑल ना बहुत वक्त मांगता है। और जब ज़रूरत है तब आपको वक्त देना है, कि दिन में भी देना है, दोपहर में भी देना है, तो वो सब समय नहीं था। बट एक जिसे कहते हैं ना, क्रिएटिव कीड़ा होता है व्यक्ति के अंदर, कुछ ठीक है, ये मेरा काम है, ये मेरा जॉब है, बट इसके अलावा भी कुछ करना है। तो फिर मैंने उसको एक तरीके से लिखने में ढालना शुरू किया, क्योंकि लेखन एक ऐसी चीज़ है, क्रिएटिव चीज़ है, जो आप अपने समय पे कर सकते हो, कोई इसमें ये नहीं है कि आपको उसी समय में करना है। ये आप छुट्टी के दिन करो, शाम को करो, जब आपका मन हो आप लिखो, नहीं लिखो, कोई वो नहीं है। तो मैंने करीब मिड 90s से लिखना शुरू किया और लिखने की तरफ गई। शुरुआत मैंने की वो पुराने उस ज़माने में इंग्लिश न्यूज़पेपर में, मैं अंग्रेजी में लिखती हूँ प्राइमरीली। तो मिडिल कॉलम आता था एडिटोरियल पेज पे, मिडिल जनरल अवेयरनेस, मैंने वहाँ से भेजना भेजना पहला मेरा, मुझे अभी भी याद है, 1999 में हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ था। अरे मैंने सुबह देखा तो इट वाज लाइक, हो एक्चुअली कोई जान पहचान ऐसे ही भेज दिया करते थे कि अरे ये तो पब्लिश हो गया। तो वहाँ से एक तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने 2010 में मेरी पहली फिक्शन की किताब पब्लिश हुई। मतलब धीरे धीरे लिखते लिखते हिम्मत आई कि चलो कहानी लिखना। तो फिर आराम, हाँ, मुझे आई लव माई राइटिंग, दैट इज माई पैशन एंड जी। तो मैम, आई आप अपने बुक्स के जो टाइटल होते हैं वो कैसे सोचते हैं? मतलब कहाँ से आपको पता लगता है कि मुझे किस टॉपिक पे लिखना चाहिए ये बुक? देखो, मैं नॉन फिक्शन में मैं लिखती हूँ सिर्फ न्यूज़पेपर्स में, ठीक है? जी। मेरे मेरे अभी भी कॉलम चलते हैं, दो, हाँ एक जी। दैनिक भास्कर में चलता है, एक लोकमत में चलता है।
और उनमें मैं नॉर्मली लिखती हूँ, थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे लिखती हूँ, टेक्नोलॉजी पे लिखती हूँ। मैं सरकारी अफसर हूँ, रही हूँ, सरकार में हूँ, तो मैं कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इस सब चीज़ों पे नहीं लिखती जी, हूँ। जो रेलेवेंट चीज़ें हैं लेकिन थोड़ी सी हटके हैं, जो एनवायरनमेंट रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी कैसे हमारे लाइफ को चेंज कर रही है, इस सब पे लिखती हूँ। तो वो मैं पढ़ती हूँ, अखबार पढ़ती हूँ, मैगजीन्स पढ़ती हूँ, नेट पे देखती हूँ। मैं थोड़ा सा अपने आप को अपडेटेड रखती हूँ, जो स्ट्राइक करता है कि मुझे हाँ ये इंटरेस्टिंग है कि कोई और पढ़े ऑडियंस, तो उनको भी इंटरेस्ट आएगा, उस पर लिखती हूँ। जहाँ तक बुक्स या स्टोरी का, फिक्शन, अदरवाइज आई एम फिक्शन राइटर। अगर मैं जनरल सेल्फ हेल्प ये सब नहीं लिखती, फिक्शन लिखती हूँ। तो फिक्शन का जहाँ तक सवाल है गुनगुन, मैंने देखा आई थिंक कि जब आप सोचते हो, हिम्मत करते हो कि हम पूरा उपन्यास लिखो, पूरी नॉवल लिखो, सो एज अ फर्स्ट नॉवल वो हमेशा सेमी, आई वोंट से सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, लेकिन वो आपके आसपास अपने जीवन से जुड़ी हुई थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि वो लिखना आसान होता है ना। जी, आपने उन लोगों को देखा है, उन जगहों को देखा है, उस एहसास, उस पीरियड से गुजरे हो, सो यू फिक्शनलाइज इट अ लिटिल बिट कि आपने ऐसे तो पहली जो मेरी किताब थी नेवर अ डिस्कनेक्ट, वो 3 सहेलियों की कहानी है जो दिल्ली में पले बढ़े, एंड हाउ जी, दे मेड चॉइसेस, गर्ल्स, ओके, एंड इन द 80s टू द 2000s। तो वो कहानी है। लेकिन मुझे ना बचपन से साइंस फिक्शन और हूडानिट का बहुत शौक था, और मैंने बहुत पढ़ा है साइंस फिक्शन भी और हूडानिट भी। और मैंने साइंस फिक्शन रिलेटेड जो भी फिल्म्स आती हैं अंग्रेजी वाली, और ओटीटी पे आजकल जो आता है ना, वो सब मैं चाट जाती हूँ देख के। तो जब मेरी बुक रिलीज हुई वो 2010 में, तो किसी ने मुझसे पूछा, मेरा फंक्शन था कि अब आप क्या लिखोगे, एंड और आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम आउट, आई राइट साइंस फिक्शन। एंड सो फिर तो जो मैंने अगली उसमें मुझे 5 साल लगे लिखने में, बिकॉज वो बिल्कुल फर्क था ना। साइंस फिक्शन तो कल्पना का पूरा खेल है ना, कि आप कुछ बिल्कुल अलग इमेजिन करते हो। तो उसको मैंने फिर 5 साल लगे, उसका नाम है असेंडेंस। बट उसमें मैंने 2 थीम्स एक्सप्लोर करी। ओके, मैं इसलिए बता रही हूँ कि साइंस फिक्शन ऑल दो काल्पनिक होता है, लेकिन बेसिकली फिलोसॉफिकल होता है। तो उसमें मैंने बेसिकली एक्सप्लोर करी जेंडर, ओके, द जेंडर रिलेशनशिप्स एंड द प्रॉब्लम्स इन जेंडर। और दूसरी मैंने एक्सप्लोर करी है द आइडिया ऑफ इमॉर्टैलिटी, कि क्यों हर कल्चर में, हर रिलीजन में अमरत्व को इतना अमर होना, हम लोग क्या आशीर्वाद है ना, जुग जुग जियो। जी, तो क्यों, तो अगर एक्चुअली इंसान को अमृत मिल गया, तो एक्चुअली लाइफ कैसी हो जाएगी। तो ये 2 चीजें मिला के मैंने वो एसेंडेंस को लिखा है। तो सो साइंस फिक्शन यूं तो कल्पना होता है, सो इट इज बेस्ड इन एन आउटर, मैं आई विल नॉट बोर यू विद द कहानी, बट साइंस फिक्शन मूल तौर पे आपके साथ एक ऑथर की जो अभी की सोसाइटी है, लाइफ है, उसी पे एक टिप्पणी होती है, बट सेट इन अ फ्यूचर। So it is philosophical in its own way. And so now I only enjoy writing science fiction. अभी मेरी अगली किताब भी इस साल आएगी, उसका नाम है Continuum. It's a love story in a science fiction world. So ये मेरा एक तरह से आपको ना दूसरी जिंदगी है जो मेरे मन में चलती है जी, नौकरी के साथ साथ। जी। तो तब आपको लिखना बहुत पसंद है। बहुत, it मतलब gives me जी, immense happiness. Yes, लोग बोलते yes. हैं अपना लेजर टाइम में आप डांस करो या गाना गाओ या जो भी करो, एंड आपका लेजर टाइम अगर हम बोले तो आप जस्ट यू लव टू राइट बुक्स और I राइटिंग, like to write. हाँ, यू right. लाइक I राइटिंग। like to write. Yes. And I'll tell you something. तुमने leisure time की बात की ना, जब हम academy में थे जी, नागपुर में, तो I still remember कि एक senior officer आए थे, मुझे नाम उनका नहीं याद है, बट उन्होंने बस एक चीज कही थी कि ये जो सिविल सर्विस के जॉब्स होते हैं ना, दे आर प्रीटी हाई टेंशन जॉब्स, दे फुल टाइम जॉब्स, दे आर नॉट, आप घर पे मतलब
काम छोड़ाते हैं, लेकिन कई चीजें आपके दिमाग में गुन 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 चलती रहता है कि आज ये हुआ, ये करना है, ये नहीं करना है। तो उन्होंने कहा था कि एक चीज जरूर करना, अपनी लाइफ में एक हॉबी पिकअप कर लेना। कुछ भी हो, तुम आपने कहा ना, डांस, गार्डनिंग, पेंटिंग, राइट, रनिंग, मतलब समथिंग दैट creates another world for you, and that will keep you going and keep you sane, है ना। आप दिमागी तौर पे शांत रहेंगे अपने करियर में। पता नहीं, हो सकता है उनकी बात कभी घर कर गई हो, बट आई रियली थिंक कि एक तरह से एक पैशन होना विद योर रेगुलर करियर, जो टाइम कंज्यूमिंग है, एक पैशन होना आपको बहुत ग्राउंडेड रखता है, आपके लिए एक्चुअली स्ट्रेस बस्टर भी होता है। मतलब आप सो अगर इट्स आपको नॉट, जी, अगर आपको कभी कुछ किसी को भी स्ट्रेस होता है, तो अगर आप अपने पैशन का फॉलो करें कि या चलो भूल जाओ उस वक़्त, तो वो जी, भूल जाते हो। सो इट इज़, सो ये सो फॉर अ करियर पर्सन उस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है, जी, एंड कि इट्स आल्सो समथिंग दैट हेल्प्स यू या राइट, अलोंग इन योर लाइफ, राइट। एंड स्पेशली जो यूपीएससी स्टूडेंट जो हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट है कि उनको अपने हॉबीज़ पे भी थोड़ा-सा ध्यान दें। नहीं, हॉबी पे ध्यान दें और अपने क्रिएटिविटी कुछ फिजिकल क्रिएटिव नहीं, करें। क्रिएटिविटी प्लस, हाँ, गुड थिंग यू ब्रॉट इट अप गुनगुन। सेकंड थिंग इज ऑन योर फिजिकल फिटनेस। क्या होता है ना, राइट, आप 8 घंटे 9 घंटे कुर्सी पे बैठ के हुँ, पढ़ाई करते हो, कमरे में बंद, जी। ओके। ऐसी पढ़ाई करनी पड़ती है यूपीएससी के लिए, ओके। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिया और चले गए, ठीक है। तो अगर आप कुछ एक्सरसाइज नहीं रखोगे ना, आपकी हेल्थ भी इसमें चली जाती है, फॉरगेट मेंटल हेल्थ, फिजिकल, आप मोटे हो जाते हो आपके, सो बिल्कुल सही कहा तुमने। पैशन, मे बी पैशन को आपको थोड़ा कम समय देना पड़ेगा, बिकॉज पढ़ाई को ज्यादा दे, बट अपनी फिजिकल फिटनेस को, जो भी आपको अच्छा लगता है, वॉक करना अच्छा लगता है, भागना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज, जिम जाना अच्छा लगता है, वो समय अपने लिए जरूर निकालिए। अदरवाइज ये मेंटल हेल्थ का तो खैर प्रॉब्लम मीनिंग इट्स वेरी टैक्सिंग, एंड फिजिकल हेल्थ भी वो इफेक्टिव होती है। तो सो यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान बहुत जरूरी है। जी, जी, कमिंग बैक टू यूपीएससी। यार तो ऐसे तो मैम अगर बात करते रहे तो आई डोंट थिंक कि आपसे बात करना बंद होगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि मैं मतलब हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे नहीं, मतलब आई एम आल्सो एंजॉयिंग टॉकिंग एंड आई एग्री। हैं। एंड यंग पर्सन से बात करने में हमेशा अच्छा लगता है, जब तुम मेरी एज पे पहुंचोगी यू रियलाइज हाउ इट इज, बट राइट, हाँ। राइट। So, आप yes, बहुत I'm a, या राइट, आप बहुत कोऑपरेटिव हैं एंड आप मतलब आपने हर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दिया, जिससे क्या है स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो उस चीज़ को समझेंगे। मतलब कोशिश है मेरी, बिकॉज यूपीएससी एक बहुत एस्पिरेशनल एग्जाम है और बहुत मेहनत मांगता है। जी, एंड आपको अपना बैलेंस रखना लाइफ में, प्रोफेशन में, मेंटली बहुत ज़रूरी है। एंड पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना है, प्लस उनको वैसा ही थोड़ा सा मार्गदर्शन भी देना है एग्जाम रिलेटेड, कि भाई जी, अब इसको कुछ रखो, मतलब आप हैंड्स ऑफ नहीं रह सकते एज पेरेंट्स। अगर आपका बच्चा सीरियस है यूपीएससी में, ऐसे ही दे रहा है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। जी, हैंड्स ऑफ नहीं हो सकते, समझ रहे हो आप मेरी बात जी को? मैम, मैं ये कहना चाहूंगी पेरेंट्स को, जी यस, मैम। यू कांट बी हैंड्स ऑफ एंड लीव योर चाइल्ड टू, इट्स वेरी हार्ड। आपने तो मैम उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है बहुत मैं क्लोजली। बहुत मतलब, यू विल नॉट बिलीव, गुनगुन 4 इयर्स मैं कहीं नहीं गई। मैं टूर कोशिश करती थी, नहीं जा पाऊँ, नहीं जाऊँ कहीं, ट्रैवल नहीं किया अपने हस्बैंड के साथ कहीं, बिकॉज वो आई न्यू कि वो एक प्रेजेंस घर पे बच्चे को चाहिए, और आपको जगना पड़ता है। अगर जी, बच्चा जग रहा है तो वो चाहता है कि कोई जगे उसके साथ, क्योंकि नहीं तो नींद आती है, यू नो। अब ये और है कि भाई वो मेरे ओनली चाइल्ड है तो कोई और नहीं है, बट तब भी मैं आपको इश्यूज बता रही हूँ जो रहते हैं, तो आपकी प्रेजेंस, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। सो मैडम, आप विमेन एंड यंग गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? I would, since you are addressing young girls, and especially I think, आप
majorly your audience would be in and around Rajasthan, and Right. I want to tell young girls कि हाँ, जैसे तुमने शुरुआती सवाल इससे किया ना कि आपने ब्रदर को मिस नहीं किया है, राइट। तो हमारे यहाँ अब लड़कियां बहुत बहुत आगे आई हैं और आती रहेंगी और चलती रहेंगी। मुझे जो लगा है अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में कि लड़कियां का बिगेस्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। अब उसकी हिंदी क्या होती है गुनगुन? तुमको सेल्फ एस्टीम की हिंदी पता है? नो। बट आई थिंक गर्ल्स विल अंडरस्टैंड ना। या सेल्फ राइट। एस्टीम अपने ऊपर एक मान, अपने अपने आप को रिस्पेक्ट करना, स्वाभिमान। अपने हाँ स्वाभिमान, राइट। उसका एक पता नहीं क्यों मैंने देखा है कि एक लैक होता है। सो आई वांट टू रियली टेल यंग गर्ल्स कि आपके यू कैन डू एनीथिंग इफ यू फिक्स योर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम को फिक्स करना, अपने स्वाभिमान को जागृत करना, कोई पैदाइशी स्वाभिमानी नहीं होता है, ठीक है? कोई पैदाइशी से थोड़ा सा उस पर आपको वर्क करना है, आपको अपने आप में बिलीव, ये नहीं सोचना है कि अरे मेरा भाई होगा तो वो कराएगा, मेरा फादर होगा तो वो कराएगा, या मेरा चाचा होगा, मामा होगा, या माँ होगी, या बहन होगी। अपने आप में बिलीव करना शुरू करो, अपने आप, अपने स्वाभिमान को जागृत करो, थोड़ा उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और उसको जागृत करो, एंड यू विल फाइंड कि लाइफ, यू विल फेस लाइफ इन अ मच बेटर मैनर। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से एक यंग गर्ल्स के लिए स्पेशली, एंड आजकल स्वाभिमान बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे लड़कियों का होता भी है तो टूट जाता है। तो उसकी कोई कोई वो नहीं है कि शक्ल है, पिंपल है, द वे थिंग्स आर, ये चीज़ें बहुत मायने रखने लगी हैं, बट ये चीज़ें लॉन्ग रन में कोई मायने नहीं रखती। आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो आपके पूरे व्यक्तित्व को निखारती है, सिर्फ चेहरा नहीं निखारता है। इसलिए अपने पर्सनालिटी पे, अपने स्वाभिमान पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, वर्क करें। दैट्स माय व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यंग गर्ल्स। जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। एंड मुझे बहुत, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मुझे बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है जो मैं अकेले शूट कर रही हूँ आपके साथ। एंड सिटिंग नेक्स्ट टू एन ऑफिसर, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे लाइफ ऐसा चांस देगी। एंड मैं आपको बहुत थैंक Life यू will give बोलती हूँ। you many more chances. थैंक यू सो मच फॉर दैट। Many more chances, and have faith in yourself. That's all I जी। say. Okay. सो मैम, क्लोजिंग कमेंट्स फॉर खासबुक, आपको खासबुक के साथ कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी पूरी? I must say that I am very impressed by your professionalism. मतलब आप लोगों ने, you reached out through email, मैंने जब रिस्पॉन्ड किया तुरंत मुझे कॉल आया। मतलब कोई आप मतलब एक वेरी गुड level of professionalism you have exhibited, and I think that is very good, and that's a very something which will take you far. क्या हो जाता है ना, हम लोगों के यहाँ थोड़ी कैजुअलनेस रहती है, स्पेशली यंगस्टर्स में। सॉरी, आई एम मच ओल्डर देन यू, बट यंगस्टर्स में अच्छा ठीक है, ओके बात हो गई, ओके देखेंगे करेंगे, मतलब एक कैजुअल अप्रोच। दैट आई फाउंड यू आर प्रोफेशनल, यू आर on time with if you give time, you give a commitment, you are keeping up to it. So I think that is a very good quality which will keep you in very good state as you grow in your business. And I really hope that your platform does very well. You picked up an interest. मैंने थोड़ा सा देखा था आज इंटरव्यू से पहले, मैंने कहा कि let me just see what they, so you have picked up a very interesting niche also, in this whole education bit. So I think आप लोग जो तीनों founders हो, you all are bright, you have ideas, and you're professional. So with the working hard, you will go along. And life में गुनगुन, I'll tell you one thing, there is no substitute for hard work in anything. Whether it's business, whether it's this. So you have all the other ingredients, some good hard work, and you all should do very well. So my experience was very nice. थैंक यू। All three of you, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। Okay.
ओके, थैंक्स अ थैंक टन। यू। ओके, बाय। थैंक यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट साधना शंकर मैडम। मैडम से बात करके लगा नहीं कि मैं किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही हूँ। बहुत ही क्लोज रिलेशन जैसा फील हुआ। एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स। हम बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ आएंगे। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।